जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने चल रहे हैं द्रव्य क्या होता है और द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आइए जो है हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी है। कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में जो है बेसिक चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं, तो सभी के लिए ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। जो पहला पॉइंट है, द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की क्या डेफिनेशन है? द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, जिनमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उन्हें कहते हैं मैटर। ठीक है बच्चों, द्रव्य की अभी तक जो है 6 अवस्थाओं की खोज की जा चुकी है। अभी तक अगर आपसे पूछा जाए द्रव्य की कितनी अवस्थाओं की खोज की जा चुकी है, तो आप कहेंगे 6। पहला है बेटा ठोस। ठोस का मतलब होता सॉलिड। दूसरा होता लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता द्रव। और तीसरी अवस्था का नाम है गैस। ठीक है, और चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था का नाम है बच्चों बीईसी। बीईसी का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और छठवीं अवस्था जो है फर्मियान। जो छठवीं अवस्था है वो फर्मियान होता है। इस तरीके से अभी तक द्रव्य की कुल 6 अवस्थाओं की खोज हो चुकी है। पहली अवस्था है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस, चौथा है प्लाज्मा, प्लाविका जिसको हिंदी में कहते हैं, और जो है पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का मतलब होता बोस आइंस्टीन संघनन। और जो लास्ट स्टेट है द्रव्य की वो फर्मियन है। ठीक है, अब देखिएगा ठोस, द्रव और गैस, जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं जनरली सभी लोगों को पता रहता है, ठोस, द्रव, गैस, ये सामान्य ताप पर प्राप्त होने वाली अवस्थाएं हैं। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आप सॉलिड देख लेते हैं, ठोस वस्तु देखते हैं, द्रव भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ये जो है वस्तुएं होती हैं। और जो ठोस होते हैं, कहने का मतलब चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, पदार्थ की कोई भी अवस्था है वो सब मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता, सब अणुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो ठोस होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते हैं। जो द्रव होते हैं, द्रव में जो अणु होते हैं थोड़े से दूर दूर होते हैं। और गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो अंतरा आणविक डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम किस में होती है? ठोस में। सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैस में होती है, अंतरा आणविक दूरी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स है अंतरा आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है और गैसों में सबसे कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग किस में होगा? ठोस में। और सबसे क्षीण किस में होगा, सबसे कमज़ोर किस में होगा? गैस में होगा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है जहाँ ठोस में अंतराआण्विक बल प्रबलतम होने के कारण पदार्थों का आयतन और आकार निश्चित होता है। जो सॉलिड होते हैं उनका शेप और साइज जो होता है वो फिक्स होता है। वही द्रव में इस बल के कमज़ोर होने के कारण से पदार्थों का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी आकार को द्रव धारण कर लेता है। ठीक है, बट गैसों में अंतराआण्विक बल जो होता है बहुत ही कम होता है। अंतराआण्विक बल बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, उसका ना तो आयतन फिक्स होता है ना तो आकार ही फिक्स होता है। ठीक है, तो ठोसों का आयतन और आकार तो फिक्स रहता है, द्रवों का आयतन फिक्स रहता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। गैसों का ना तो आयतन निश्चित रहता है ना तो आकार निश्चित रहता है, क्योंकि अंतराआण्विक बल जो है बहुत कम होता है। ठीक है, ताप दाब बदलने से, ताप बदल दें या दाब बदल दें या दोनों बदल दें, परिवर्तित करने से क्या है, पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। मतलब ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, द्रव को गैस में बदला जा सकता है। इसका उल्टा प्रोसेस भी किया जा सकता है, मतलब गैस को द्रव में लाया जा सकता है, द्रव को ठोस में भी लाया जा सकता है। तो ताप दाब या दोनों परिवर्तन करके पदार्थ की स्टेट में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जैसे ठोस, द्रव, गैस तो जानते हो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये अवस्थाएं पाई जाती हैं, बट ये जो अन्य 3 अवस्थाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग।
जैसे प्लाज्मा की बात किया जाए, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा का मतलब जो होता है गैसों का आयनाइज्ड फॉर्म, आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेस, आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेस, गैसों का जो आयनीकरण रूप है, गैसों का जो आयनीकरण रूप है उसे कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लाज्मा चौथी अवस्था है। इस अवस्था में गैसें आयन के रूप में होती हैं, आयनाइज्ड रूप में होती हैं। इस अवस्था के लिए अत्यंत उच्च ताप की आवश्यकता होती है, हाई टेम्परेचर। जैसे सूर्य और तारे जो है इसी अवस्था में होते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, गैसों के आयनीकरण रूप में होते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक अवस्था यही प्राप्त है। अभी तक जितनी भी पदार्थ की अवस्था है सबसे ज़्यादा जो है प्लाज्मा ही पाया जाता है, क्योंकि गैसों का पदार्थ जो है गैसों के आयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। प्लाविका यानी प्लाज्मा की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक इरविन लैंगम्यूर ने 1921 में की। इरविन लैंगम्यूर ने 1921 में की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसी तरीके से जो पांचवी स्टेट है मैटर की, उसको आप ध्यान रखिएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये क्या है? जब गैस को ठंडा करते जाते हैं, जैसे मान लो कोई गैस, उसको ठंडा करते जाओ, ठंडा करते जाओ, ठंडा करते जाओ, जब उसको बहुत ही ठंडा कर देते हैं, सुपर कूल्ड कर देते हैं, तो जो भी गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स, जो भी गैस के अणु है वो अपनी पहचान को खो देते हैं। जब किसी गैस को अत्यंत ठंडा किया जाता है तो गैस के जो अणु है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने पहचान को खो देते हैं और वो एक साथ कंडेंस हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। कंडेंस हो करके एक नया एटम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यानी जब सुपर कूल्ड हो जाता है लिक्विड, तो क्या हो जाता है? परा एटम का निर्माण हो जाता है, सुपर एटम का निर्माण हो जाता है। यही जो सुपर एटम मिलता है उसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे द्रव्य की पांचवी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था की संकल्पना भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और जर्मन के वैज्ञानिक आइंस्टीन ने सम्मिलित रूप से प्रस्तुत की। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हाल ही में जो है पता चला है, अमेरिका के कोलोराडो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक जो है नई अवस्था की खोज की है, उसका दावा किया, उसका नाम है फर्मी ऑन। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि पदार्थ की 6 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मी ऑन। ठीक है, अब यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है आपका, जो द्रव और गैस है। अगर हम द्रव और गैस की बात करें, एक चीज़ समझते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड का मतलब होता तरल। तरल का मतलब जो फ्लो हो सकते हैं, फ्लूइड का मतलब जो फ्लो हो सकते हैं, उन्हें फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लो कौन कौन हो सकता है? द्रव भी फ्लो हो सकता है और गैस भी फ्लो हो सकता है। ठीक है, द्रव और गैस को कंबाइंड रूप से हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अगर कहीं पर फ्लूइड लिखा हुआ, तरल लिखा हुआ है, ठीक है, तो फ्लूइड का मतलब होता है द्रव और गैस दोनों। ठीक है, ये लिक्विड जो लिखा है यहाँ पर फ्लूइड लिख लीजिएगा। ठीक है, तरल द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ पर थोड़ा भी बाह्य बल लगाने पर वो बहने लगता है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, फ्लूइड का मतलब टू फ्लो होना, मतलब जो फ्लो हो सकते हैं उन्हें कहते हैं फ्लूइड। कौन कौन फ्लो हो सकता है? द्रव और गैस। ठीक है, भौतिक शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर द्रव का, देखो इसको समझने के पहले थोड़ी सी बेसिक बातें समझ लेते हैं। क्या समझना हम लोगों को? देखो, फिजिक्स की वह ब्रांच या मैकेनिक्स की वह ब्रांच, यांत्रिकी की वह शाखा जो फ्लूइड के बारे में स्टडी कराती है, जो तरल के बारे में अध्ययन कराती है, उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, उसे कहते हैं तरल यांत्रिकी, उसे तरल यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, मतलब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड के बारे में स्टडी कराती है, यानी लिक्विड और गैस के बारे में अध्ययन कराती है, द्रव और गैस के बारे में अध्ययन कराती है, उसे कहते हैं तरल यांत्रिकी। बच्चों, तरल यांत्रिकी की 2 शाखाएं हैं। जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, तरल यांत्रिकी की 2 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच का नाम है, जो पहली ब्रांच है उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, तरल स्थैतिकी, तरल स्थैतिकी, फ्लूइड स्टैटिक्स। और दूसरी ब्रांच का नाम है तरल गतिकी, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो 2 ब्रांचेज हैं, एक फ्लूइड स्टैटिक्स है और दूसरा फ्लूइड डायनेमिक्स है। अगर बच्चों फ्लूइड की जगह
अगर फ्लूइड में हम लोग लिक्विड ले लें और लिक्विड में, तरल में अगर द्रव ले लिया जाए, द्रव में अगर वाटर ले लिया जाए, ठीक है, तो जो फ्लूइड स्टैटिक्स है उसे हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स, द्रव स्थितिकी। और अगर जो है हम लोग द्रव लेते हैं तो जो फ्लूइड डायनेमिक्स है उसे क्या कहते हैं? तरल गतिकी को क्या बोलते हैं? हम लोग द्रव गतिकी बोलेंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स। द्रव गतिकी हाइड्रोडायनेमिक्स कहेंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में द्रव जो होता है वो स्थिर अवस्था में होता है, और जो हाइड्रोडायनेमिक्स होता है उसमें द्रव गति की अवस्था में होता है, यानी मोशन में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने चल रहे हैं। तरल यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी दो तरीके की, तरल स्थितिकी और तरल गतिकी। तरल में अगर द्रव की बात करें, द्रव में अगर वाटर की बात करें, तो तरल स्थितिकी को द्रव स्थितिकी कहते हैं, और जो तरल गतिकी है उसे द्रव गतिकी कहते हैं, यानी द्रव यांत्रिकी कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर है, सरफेस टेंशन, इसकी स्टडी जो है फ्लूइड स्टैटिक्स के अंतर्गत होती है, द्रव स्थितिकी के अंतर्गत होती है, और जो विस्कोसिटी वाला चैप्टर है, जो श्यानता की बात है, वो द्रव गतिकी के अंतर्गत किया जाता है। आइए बच्चों, हम लोग थोड़ा सा सरफेस टेंशन के बारे में जानते हैं। इससे जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, चाहे ICAR हो, चाहे BHU हो, चाहे UP कैडेट हो, चाहे आप मैथ्स ग्रुप से हो, चाहे बायो ग्रुप से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो। ठीक है, ये चैप्टर से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, आप इसको जरूर पढ़िएगा। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, द्रव का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, चैप्टर का नाम है द्रव का पृष्ठ तनाव। तरल का वह गुण, लिक्विड का वह गुण, द्रव का वह गुण जिसके कारण तरल अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। मतलब जो है क्या होता है, जो जैसे मान लो ये कांच की कोई एक प्लेट है, ठीक है, और इस पर अगर एक बूंद पानी डाल देते तो पानी फैल जाता है, लेकिन अगर इसको प्लेट को साफ करके इस पर ग्रीस लगा दिया जाए, और ग्रीस लगाने के बाद अगर इस पर पानी की बूंद डालते हैं तो बूंद जो फैलती नहीं बल्कि गोल हो जाती है, अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम कर लेती है। तो ये जिस घटना की वजह से द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को मिनिमम कर लेता है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर लेता है, न्यूनतम कर लेता है, उसी गुण का नाम है पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह गुण है, द्रव का वह गुण है जिसके कारण से द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहता है, कम से कम करना चाहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव का कारण बच्चों होता है ससंजक बल। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अंतरा आणविक बल क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, पदार्थ के अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल क्या होता है, पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा आणविक बल कहते हैं। पहले भी बताया हमने, ठोसों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है और गैसों में सबसे कम होता है। तो अगर लिक्विड की बात करें तो इसका मध्यवर्ती होगा। अंतरा आणविक बल दो तरीके का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरीके का होता है बच्चों। एक ससंजक बल होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, ससंजक बल, और दूसरा होता है अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स का मतलब होता है असंजक बल। ठीक है, दो तरीके का जो है बल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरीके का होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है अधेसिव फोर्स। ससंजक बल और असंजक बल दो तरीके का होता है। ससंजक बल क्या होता है, ठीक है, जैसे कोई भी पदार्थ है, सेम पदार्थ है, समान पदार्थ हो, जैसे मान लो ये वाटर है, वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये मान लो कोई कंटेनर, इसमें वाटर भरा हुआ, वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये मान लो कांच का कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसे कहते हैं ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। लेकिन ये कांच का बर्तन है, तो कांच के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसे कहते हैं असंजक बल। ठीक है, तो समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स ससंजक बल कहलाता है। ठीक है, अगर पदार्थ सेम है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो बल होगा उसे ससंजक बल कहते हैं, और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है। जैसे पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो बल होगा वो ससंजक बल होगा, लेकिन पानी और कांच अलग अलग पदार्थ हैं, उनके अणुओं के बीच जो बल लग रहा होगा उसे कहते हैं असंजक बल। तो बच्चों पूछा जाएगा यूपी कैडेट में, पृष्ठ तनाव का कारण है, कॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज, पृष्ठ तनाव का कारण क्या है,
ससंजक बल, ये बहुत पूछा जाता है। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, अब पृष्ठ तनाव का मात्रक और विमा समझने के लिए बच्चों, सरफेस टेंशन के मात्रक और डायमेंशन को जानने के लिए आपको थोड़ा सा एक डेफिनेशन और जानना होगा। जैसे मान लो द्रव के मुक्त सतह पर ये ले लेते हैं, ये द्रव का मुक्त सतह है, फ्री सरफेस है, इस पर कोई भी एक रेखा की कल्पना करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ यूनिट और डायमेंशन समझने के लिए ये हम काम कर रहे हैं। मान लिया कि ये जो कोई द्रव की मुक्त सतह है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, इस पर एक रेखा की कल्पना करो और इस रेखा के लंबवत एकांक लंबाई पर द्रव के तल में लगने वाले बल को सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है। सरफेस टेंशन T बराबर होता है फोर्स अपान लंबाई। ये याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव T बराबर होता है F/L। T बराबर क्या होता है? F/L। अगर आपसे पूछा जाए पृष्ठ तनाव का मात्रक, पृष्ठ तनाव की यूनिट क्या होती है, तो T बराबर क्या देख रहे हो? F/L होता है, तो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, या कभी कभी ये नहीं लिखा होता है तो क्या आ जाता है? जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल पर मीटर स्क्वायर, दोनों याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर भी होता है और जूल पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव वैसे टेंसर राशि है, ना तो सदिश है ना तो अदिश है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में केवल सदिश और अदिश का कॉन्सेप्ट पूछता है तो पृष्ठ तनाव अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। पृष्ठ तनाव वैसे यूपी कैटेट लेवल तक पृष्ठ तनाव को स्केलर समझना, जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं ध्यान रखें, स्केलर। ठीक है, पृष्ठ तनाव एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अगर मान लो प्रदिश लिखा होता है, अगर किसी ऑप्शन में प्रदिश लिखा होता है, टेंसर लिखा होता है, तब अदिश टिक ना करना, तो प्रदिश टिक कर देना, इस टेंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेन इसका जो एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी कैटेट में क्या पूछा जाता है? एग्जाम्पल पूछा जाता कि पृष्ठ तनाव के कारण जो कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ घटनाओं का कारण पूछा जाता है तो पृष्ठ तनाव होता है। जैसे जल की छोटी बूंदों का गोल होना, या कभी कभी कहता है पारे की छोटी बूंदें गोल होती हैं और बड़ी बूंदें चपटी होती हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। जल की छोटी बूंदों का गोल होना सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ये होने का कारण ऐसे लिखा होगा, जल की छोटी बूंदों के गोल होने का कारण है, आंसर होगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन में लिखा होगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन होता है। छोटी सुई का स्थिर जल, ये यूपी कैटेट में आ चुका है कि ठीक है, लोहे की सुई का जल की सतह पर तैरने का कारण है, तो भी पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को पानी में भिगोने पर ब्रश के तंतुओं का आपस में चिपक जाना। ठीक है, तो क्या होता है? ये भी पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, ससंजक बल की वजह से होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है, शीशे की नली के अग्रभाग को, अगर मान लो शीशे की कोई रॉड है या नली है, मान लो इसके अगर इस हिस्से को, ये वाला सिरा जो है, इसको अगर गर्म किया जाए तो ये सिरा क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। गोल होने का क्या मतलब? ये मेल्ट हो जाता, पिघल जाता है, द्रव के रूप में आ जाता है। और द्रव के अंदर एक गुण होता है पृष्ठ तनाव, जिसकी वजह से वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को मिनिमम करना चाहता है, और दिए गए आयतन के लिए सबसे कम क्षेत्रफल जो है गोले का होता है, इसलिए ये जो है राउंड शेप में हो जाता है, गोल हो जाता है। इसका भी कारण क्या है? द्रव का पृष्ठ तनाव। ये पूरा जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन में ही लिखा होगा और इस घटना का कारण है पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, साबुन के घोल में पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण बुलबुला बड़ा बनता है। ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। कम पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, गर्म सूप स्वादिष्ट लगते हैं, सरफेस टेंशन कम होता है, इसी वजह से जो है गर्म सूप जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेस्टी लगते हैं। तो ये सारे उदाहरण है, पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, जो है कभी कभी सवाल में पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा, ताप को कम करने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पृष्ठ तनाव के मान, ठीक है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव नोट कर लीजिए, पृष्ठ तनाव घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसीलिए जब हम लोग कपड़ों को जो है गर्म पानी में धुलते हैं तो आसानी से जो है साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, ठंडी के दिन में जो है अगर हम लोग ठंडे पानी से जो है कपड़े धुलते हैं तो उतना आसानी से साफ़ नहीं होता है। अगर हम लोग गर्म पानी से कपड़े धुलें तो क्या होता है? आसानी से कपड़ा साफ़ हो जाता है। उसका कारण क्या है कि गर्म पानी का मतलब पानी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मतलब पृष्ठ तनाव
कम हो गया है। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव, यूपी कैटेट में पूछा जाएगा ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन में लिखा होगा घटता है। ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे द्रव का पृष्ठ तनाव घटता जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब द्रव का पृष्ठ तनाव 0 हो जाएगा। तो पूछा जाता है वह ताप जिस पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, उसे कहते हैं बेटा क्रांतिक ताप। नोट कर लो, उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रांतिक ताप, द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। उसे कहते हैं क्रांतिक ताप। वह ताप जिस पर लिक्विड का जो है सरफेस टेंशन जो होता है वो 0 हो जाता है, उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा टेम्परेचर का। द्रव के पृष्ठ तनाव पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अशुद्धियों का प्रभाव, इम्प्योरिटी का। अशुद्धि की अगर बात की जाए, अगर द्रव में इम्प्योरिटी मिला दें तो सरफेस टेंशन पर क्या असर पड़ेगा। अशुद्धि मिलाने पर, अगर सिर्फ सवाल में इतना ही लिखा है अशुद्धि मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव, तो बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, घट जाएगा। इम्प्योरिटी मिलाने पर क्या होता है, सरफेस टेंशन घट जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर अशुद्धि का प्रकार दिया गया हो, अशुद्धि 2 तरीके की होती है, इम्प्योरिटी 2 तरीके की होती है। एक होता मोर सॉल्युबल इम्प्योरिटी, मोर सॉल्युबल अधिक घुलनशील अशुद्धि, और दूसरा होता है कम घुलनशील अशुद्धि, लेस सॉल्युबल इम्प्योरिटी। तो अगर जो ज़्यादा सॉल्युबल इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन, द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा। अगर लेस सॉल्युबल इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा। अगर जो स्पेशल जो है सवाल में कह दिया जाए, और वैसे अगर इम्प्योरिटी का इफेक्ट पूछा जाए, केवल इम्प्योरिटी ऑन एडिंग इम्प्योरिटी, ठीक है, द्रव में अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा, तुरंत आपको कुछ भी नहीं सोचना, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर घुलनशील, ज़्यादा घुलनशील और कम घुलनशील की बात की जाती है तो आपको सोचना पड़ जाएगा। अगर ज़्यादा घुलनशील इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अधिक घुलनशील, ज़्यादा घुलनशील अशुद्धि अगर मिलाते हैं, अगर ज़्यादा घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो आपने नमक मिला दिया, ठीक है, नमक मिला दिया पानी में, मान लो आपने नमक मिला दिया, तो क्या कभी आपने सुना है कि जो है नमक डालते हैं पानी में वो कपड़ा साफ हो जाता? नहीं सुना होगा। आपने क्या सुना है कि जो है डिटर्जेंट पाउडर डाल देते हैं तो कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। इसका मतलब ये है डिटर्जेंट पाउडर तो कम घुलता है, लेकिन नमक तो पूरी तरीके से जो है घुल जाता है। और जब ज़्यादा घुल जाता तो पृष्ठ तनाव को इंक्रीज करा देता होगा, बढ़ा देता होगा, इसलिए कपड़े नमक से नहीं धुले जा सकते हैं। नमक घोल करके जो है हम लोग कपड़ों को नहीं धुल सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस टेंशन को बढ़ाता है। मोर सॉल्युबल इम्प्योरिटी, अधिक घुलनशील अशुद्धि, जैसे सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो, नमक जैसे, ये पृष्ठ तनाव को बढ़ा देती है। नोट कर लो, ठीक है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। और अगर कम घुलनशील अशुद्धि है, लेस सॉल्युबल इम्प्योरिटी है, जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, तो अगर इसको भी वाटर में डालते हैं, डिटर्जेंट पाउडर कम घुलता है, पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं है, तो इसको मिलाने से क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। कम घुलनशील या अल्प घुलनशील या आंशिक घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। क्या बताया कि अगर सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही कहा गया हो कि अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव घटता है। ज़्यादा घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा, बढ़ जाता है। कम घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, घट जाता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब आगे चलते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा सवाल इसमें दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूपी कैटेट में एक सवाल जरूर आएगा, 100% आएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर पृष्ठ तनाव में परिवर्तन का एक जो है टेबल यहाँ पर दिया गया, बॉक्स, ध्यान रखिएगा। अंतरा आणविक बल बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता, बढ़ जाता है, ये भी याद रखिएगा। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर, ज़्यादा घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर क्या होता, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। कम घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। पीछे हमने बताई दिया आप लोगों को। ससंजक और असंजक बल भी हमने आपको बता दिया है। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है,
हमने बता दिया समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये पॉइंट की बात करते हैं, गैसों में ससंजक बल, गैसों में ससंजक बल का मान कम होने के कारण उसमें विसरण पाया जाता है। ध्यान रखना, गैसों में कोहेसिव फोर्स कम होने की वजह से उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन। पूछा जाए गैसों में डिफ्यूजन का कारण क्या है, ड्यू टू लेस कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल कम होता है इसलिए गैसों में विसरण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। अब कब कोई भी द्रव किसी भी ठोस को भिगोएगा और कब भिगोएगा नहीं, ये ध्यान रखते हैं। जैसे मान लो ये ठोस है, ये कोई बर्तन है, कांच का बर्तन है, इसमें पानी डाल देते हैं तो पानी कांच को भिगो देता है। पानी और पानी के अणुओं के बीच के लगने वाला जो बल होगा वो ससंजक बल होगा, लेकिन पानी और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा असंजक बल होगा। तो जब बच्चों कोई भी ठोस द्रव को तभी भिगोएगा जब आसंजक बल ज़्यादा हो और ससंजक बल कम हो। आसंजक बल ज़्यादा हो, ससंजक बल कम हो। कोई भी द्रव ठोस को तभी गीला करेगा जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो, और कब गीला नहीं करेगा, जब कोहेसिव फोर्स ससंजक बल असंजक बल से ज़्यादा हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे जो पानी है वो कांच को भिगोता है क्योंकि असंजक बल ससंजक बल से ज़्यादा होता है, और जो पारा होता है मरकरी कांच को नहीं भिगोता है क्योंकि असंजक बल कम होता है और ससंजक बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना, कैपिलारिटी क्या होता है। कैपिलारिटी का मतलब होता है केशिकात्व। ठीक है, केशिकात्व किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये कोई भी बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें कोई भी नली, कम व्यास की नली अगर डुबोते हैं तो नली में या तो पानी ऊपर चढ़ जाता है या तो पानी जो है नीचे उतर जाता है, या कोई भी द्रव भरा हुआ हो, या तो द्रव ऊपर चढ़ता है या तो द्रव नीचे उतरता है। तो जब किसी नली को लिक्विड में डुबोते हैं, द्रव में डुबोते हैं, तो द्रव या तो नली में ऊपर चढ़ जाता है या तो नीचे उतर जाता है, राइज करता है या फॉल करता है। राइज या फॉल करने की जो घटना है द्रव से संबंधित, इसे कहते हैं कैपिलारिटी, और इस नली को कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, केस नली कहते हैं। ठीक है, तो द्रव का ये विशेष गुण है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी पूछा जाता केशिकात्व का क्या कारण है, कॉज ऑफ कैपिलरिटी, केशिकात्व का कारण, जो केशिकात्व का कारण है वो द्रव का पृष्ठ तनाव है। द्रव का पृष्ठ तनाव, केशिकात्व का जो मुख्य कारण है वो पृष्ठ तनाव होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे पानी है, ये बर्तन में पानी भरा हुआ है और कांच की नली जब डुबोते हैं तो इसमें क्या होता है, द्रव ऊपर चढ़ता है। अगर यहाँ पर पारा भरा होता है, अगर ये पारा भरा होता और ये इस तरीके से डुबोते तो ये उतर जाता नीचे की तरफ, जो है बगल वाले लेवल की तुलना में नली के अंदर जो द्रव का तल होता, मरकरी का तल होता, नीचे होता है, और ये ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना जो है केशिकात्व कहलाता है, कैपिलारिटी कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ और पूछा जाता है, जैसे मान लो ये कोई बर्तन है, ठीक है, ये कांच का बर्तन है और इसमें अगर पानी भरते हैं तो ऊपर पूछा जाता मुक्त सतह की आकृति, ये आकृति पूछा जाता है। मान लो इसमें पानी भरा हुआ, कांच के बर्तन में पानी भरा हुआ, तो इसके जो है मुक्त सतह की आकृति, इस मुक्त सतह की आकृति को चंद्रतल की आकृति कहते हैं। ठीक है, शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, ये बीएचयू में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, जो लिक्विड मेनिस्कस का जो शेप होता है, अगर पानी भर देते हैं तो अवतल होता है, अवतल मतलब कॉनकेव होता है, ये ध्यान रखिएगा, कॉनकेव होता है। अगर यहाँ पर मरकरी होता है, ये कांच का बर्तन है, इसमें मरकरी है, तो ये शेप ऐसी होती है, ये होता है कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल होता है। ठीक है, तो कांच के बर्तन में पारे का मेनिस्कस होता है, पारे के मुक्त सतह की आकृति होती है, पारे के चंद्रतल की आकृति होती है, तो ये होता है आपका कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और पॉइंट पूछा जाता है, स्पर्श कोण। ठीक है, अगर नली में द्रव ऊपर चढ़ता है तो
स्पर्श कोण कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होना चाहिए, तो थीटा का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए। द्रव अगर ऊपर चढ़ रहा है, द्रव अगर नली में ऊपर चढ़ रहा है, मतलब द्रव अगर कांच को भिगो रहा है, तो समझ जाना कि जो है स्पर्श कोण 90 अंश से कम होगा। अगर जो है नली में द्रव नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा जैसे मरकरी है, ठीक है, चंद्र तल की आकृति अगर उत्तल है, तो ध्यान रखना कि थीटा का मान 90 से ज़्यादा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण होगा, स्पर्श कोण अधिक कोण, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल व कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है, शुद्ध जल व कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है, तो 0 अंश। अगर सामान्य जल और कांच के लिए स्पर्श कोण पूछा जाए तो लगभग 8 अंश होता है। अगर मरकरी कांच के लिए स्पर्श कोण पूछा जाए तो 138 अंश होता है, कभी कभी 135 अंश ऑप्शन में दिया गया होता है। ठीक है, अब देखिएगा केस एकात्व पर कुछ उदाहरण हैं, इन एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? केस एकात्व के कारण होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। पौधों में जाइलम ऊतक, जाइलम टिश्यू के द्वारा जड़ से विभिन्न भागों में जल का पहुंचना, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? कैपिलरिटी की वजह से होता है, केस एकात्व की वजह से होता है। फाउंटेन पेन, स्याही वाली कलम का कार्य प्रणाली जो होती है, वो जो वर्किंग होती है, वो केस एकात्व के कारण से होता है। ठीक है, स्याही सोखता का कार्य जो होता है वो भी क्या होता है? कैपिलरिटी की वजह से होता है। लैंप तथा लालटेन की वर्तिका से मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना, ये केस एकात्व के कारण से होता है। मानसून से ठीक पहले किसानों द्वारा खेत की जुताई केस नलियों को तोड़ने के लिए किया जाता है। केस नलियाँ जब टूट जाती हैं, ठीक है, इसके बाद उसकी समतलीकरण कर दिया जाता है, तो अंदर में जो नमी होती है, जब केस नली होती नहीं तो ऊपर से वेपराइज नहीं हो पाता है, तो ये केस एकात्व के कारण से होता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने आप लोगों को इस वीडियो में पृष्ठ तनाव के बारे में आपको बता दिया पूरी तरीके से, और केस एकात्व के कारण से बता दिया। एक पॉइंट और है बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कभी कभी कहता केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का क्या फार्मूला होता है। जैसे मान लो ये कोई जो है कंटेनर है, इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें कोई नली जब डुबोते हैं, मान लो द्रव इसमें h ऊंचाई तक चढ़ता है, h ऊंचाई तक चढ़ता है, तो केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का जो फार्मूला है, केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का जो फार्मूला है, h बराबर होता है 2t cos थीटा अपान RdG। ये फार्मूला याद रखिएगा। केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, h बराबर 2t cos थीटा अपान RdG होता है। t द्रव का पृष्ठ तनाव है, थीटा स्पर्श कोण है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, r जो होता है, जो केस नली है उसकी त्रिज्या है, d द्रव का घनत्व है, g गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि जो द्रव चढ़ रहा जितनी ऊंचाई तक केस नली में, ठीक है, केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई h नली के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, h r के व्युत्क्रमानुपाती। अगर r त्रिज्या कम है, अगर नली की त्रिज्या कम है तो ज़्यादा ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। देखा होगा, अगर पतले व्यास की नली है, उसको द्रव में डुबोते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है। लेकिन अगर ये व्यास ज़्यादा यानी त्रिज्या अगर ज़्यादा होता है तो कम ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। ठीक है, इसे जूरिन का नियम कहा जाता है। h व्युत्क्रमानुपाती r मतलब केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे जूरिन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी कहता है नली की त्रिज्या 2 गुनी करने से केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई कितने गुनी हो जाएगी। अगर ये त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो ऊंचाई जो हो जाएगी आधी हो जाएगी, क्योंकि 1/r का मान 2 गुना तो आधा हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 4 गुना करेंगे 1/4 हो जाएगा, 5 गुना कर देंगे 1/5 हो जाएगा, 6 गुना करेंगे 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कभी कभी कहा जाता है जूरिन का नियम है, तो ऑप्शन में लिखा होता है h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या कभी कभी क्या लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है h इंटू r बराबर कांस्टेंट लिखा होता है, h इंटू r बराबर कांस्टेंट। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगर मान लो किसी भी केस नली में द्रव जो है 12 सेंटीमीटर तक पहुंचता है, किसी केस नली में द्रव 12 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, अगर केस नली की अगर कहा जाए त्रिज्या जो है 2 गुनी कर दी जाए, तो अब कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r ना, अगर ये 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ऊंचाई? आधी। पहले कितनी थी? 12 सेंटीमीटर, अब 12 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर तक ये जो है नली में द्रव चढ़ेगा। अब तो इस तरीके से बच्चों ये वीडियो हमने जो बनाया है वो ICAR, BHU, UP कैटेट
तीनों के लिए उपयोगी है। जो बच्चे मैथ ग्रुप से हैं, बायो ग्रुप से हैं या एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, सभी ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। और सभी लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लास जो है चला रहे हैं। मॉर्निंग में 8 से 12 एग्रीकल्चर ग्रुप का, इवनिंग में जो है मैथ और बायो ग्रुप की क्लासेस चल रही हैं। जिन विद्यार्थियों की फ़ीस हमारे पास सबमिट हो चुकी है, बहुत सारे विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, तो जिनकी फ़ीस हमारे पास आ चुकी है उनको प्रॉपर तरीके से क्लासेस जो है पहुंच रही हैं। और अभी जो हम लोग टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। एग्रीकल्चर ग्रुप वालों के लिए अलग से टेस्ट सीरीज होगी, मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, हिंदी मीडियम की अलग और इंग्लिश मीडियम की अलग, ICR पैटर्न पर अलग टेस्ट कराएंगे और जो है BHU का अलग कराएंगे, यूपी कैटेट का अलग कराएंगे। तो बच्चों आपके लिए गोल्डन चांस है, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को जो है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, पता चले कि जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर जुड़ जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग चयनित भी हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों कोई भी समय नहीं पढ़ रहा। 95% बच्चे जो है समय पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, एग्रीकल्चर ग्रुप को तो हमने 3500 से 2000 कर दिया है। जो नए बच्चे जुड़ना चाहें 2000 दे करके वो पूरे कोर्स को कवर कर सकते हैं। जितना भी दिन भर आपके पास समय है, हमारा ऐप है वो जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए। ऐप में सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे अगर आप एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। आप दिन भर वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से, आपका चयन निश्चित तरीके से होगा, रूप से होगा। क्योंकि इस समय देखो बेटा, यूनिवर्सिटी जो है खुल नहीं रही हैं या वहाँ पर वर्क नहीं हो पा रहा है, पेपर बहुत ही आसान आने वाला है। जो विद्यार्थी जो है थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत भी गाइडेंस मिल जाएगा तो ज़रूर वो चयनित हो जाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी गाइडेंस ही नहीं पाएंगे तो उनका चयन नहीं हो पाएगा, उनका 1 साल बर्बाद होगा। अगर वो 1 साल यहाँ कानपुर आते हैं तो कम से कम लाखों रुपए का उनका खर्च हो जाएगा। इसलिए बच्चों जो है आप जो है पैसे की मोह ना करिए, 2000 3000 कुछ होता नहीं है, आप तुरंत जो है ज्वाइन करिए, ठीक है। इसमें देरी ना करिए। अगर आप एक दिन भी देर कर रहे हैं, समझ जाइए आप जो है बहुत पीछे चले जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें व्हाट्सअप करेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 929235126064। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर व्हाट्सअप करके आप हमारे अकाउंट डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। अकाउंट डिटेल आपको दे दिया जाएगा, आप उसमें ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है यहाँ पर ऑनलाइन टेक्निकल टीम जो लगी हुई है वो तुरंत आपको बैच में शामिल करा देगी। मैथमेटिक्स और बायो ग्रुप के छात्र जो भी बैठे हैं जो है प्रदेश में, और वो जो है अभी उनको आइडिया ही नहीं है कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, उनके लिए विशेष टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी संस्थान जो है आपको रियलिटी नहीं बता पाएगा। और बेटा जो है हम जो आपको बताएंगे बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्वेश्चन जो है आने की संभावना है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कल या परसों तक ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।